नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद कहता हूं। सीधा अपने सवाल जवाब की तरफ चलते हैं। काफी देर से काफी लोग इंतजार कर रहे हैं। जी हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं अब्दुल खालिक बोल रहा हूँ लंदन से। मैंने एक सवाल पूछना था कि मेरे कजन है जी, वो कोई 8 साल से यहाँ है, उनको अभी रिसेंटली डिस्क्रिशनरी लीव 3 साल की मिली है। ठीक। तो उनकी बीवी है, वो यहाँ स्टूडेंट वीजे पे आई हुई है। ठीक। लेकिन वो कॉलेज नहीं गई। अच्छा। तो अब वो रजिस्ट्रेशन अगर कराने जाए तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? ओके, और कुछ? और दूसरी बात ये कि ये जो 3 साल का डिस्क्रिशनरी लीव मिला है जी, इस पे वो कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट बन सकता है कि आप पाकिस्तानी पासपोर्ट ही बनवाना पड़ेगा? ओके, मैं बताता हूं जी। जहां तक तो बात है रजिस्ट्रेशन की जी, वाइफ अगर उनके यहाँ पे स्टूडेंट वीजा पे आई हैं और वो अब आके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, पहली बात तो मैं ये नहीं समझा कि उनको क्या जरूरत है रजिस्ट्रेशन करने की, क्योंकि अगर वो उनकी वाइफ हैं और वो पहले से शादीशुदा थे जब वो यहाँ पर आए थे, तो फिर तो वो उनकी वही वाली शादी कायम है। अगर हाँ ऐसे है कि वो वाइफ उनकी यहाँ पर खातून यहां पर आए और यहां आके उन्होंने निकाह कर लिया और वो उनको इसलिए वाइफ कहलाते हैं, तो फिर उनको ठीक है रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, अदरवाइज यूके लॉ उनको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। सो रजिस्ट्रेशन करने के लिए वो बड़े आराम से जाके अपना नोटिस ऑफ डिसीजन दे सकते हैं। नोटिस ऑफ इंटेंशन कहा जाता है उसको। नोटिस ऑफ इंटेंशन देते हैं रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख के कंफर्म करेगा कि जी आप दोनों शादी करने के लिए एलिजिबल हैं, यानी आपकी कोई पहले शादी नहीं, या अगर थी तो वो आपकी डिवोर्स हो चुकी, या डेथ सर्टिफिकेट है वहां पे, बिकॉज लगता है शादी से निकलने के 2 ही तरीके हैं, या डिवोर्स करें या डेथ हो जाए। सो ऑब्वियसली जब दोनों में से कोई भी चीज मौजूद होगी तो उसकी बेस पे रजिस्ट्रार आपको अलाउ कर देगा और आपको अगली अपॉइंटमेंट मिल जाएगी जो 15-16 दिन बाद की दी जाती है, जिसमें जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सो उसमें कोई मुश्किल नहीं होती। सिर्फ लोग घबराते हैं इस चीज से कि जी इमिग्रेशन स्टेटस अगर ना हो तो फिर क्या होगा, या कोई टाइम उसके लिए आपके वीजे में रहना चाहिए। कोई चीज ऐसी नहीं है। इमिग्रेशन स्टेटस से आपकी शादी का अब कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, रजिस्ट्रार्स आपके पासपोर्ट मांगेंगे जरूर, या आपसे आपका आईडी कार्ड मांगेंगे, या कोई आईडी मांगेंगे। वो आपकी आइडेंटिटी और आपकी नेशनैलिटी एस्टैब्लिश करने के लिए होता है, वो इसलिए नहीं है कि वो आपका इमिग्रेशन स्टेटस देखना चाहते हैं। अगर आपका इमिग्रेशन स्टेटस बिल्कुल जीरो भी हो, आप तब भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपकी नेशनैलिटी और आपकी आइडेंटिटी को प्रूव करता हो। आमतौर पे वो पासपोर्ट होता है या आपका नेशनल आईडी कार्ड होता है, जिससे ये चीज प्रूव होती है। ओके जी, अगला सवाल आपका जो था वो था अबाउट द ट्रैवल डॉक्यूमेंट, कि अगर डिस्क्रिशनरी लीव उनको मिली है तो वो अब आगे कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई करेंगे कि उनको पाकिस्तानी पासपोर्ट ही बनवाना पड़ेगा। ये याद रखें, क्योंकि उनको रेफ्यूजी स्टेटस नहीं मिला, उनको डिस्क्रिशनरी लीव दी गई है। प्रॉब्ली उनके लॉन्ग रेजिडेंस की वजह से वो उनके कोई ह्यूमन राइट्स के इश्यूज होंगे जिनकी वजह से उनको यहां पे स्टेटस दिया गया। सो जब डिस्क्रिशनरी लीव दी जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी कंट्री वापस नहीं जा सकते, जिसका मतलब कन्वर्सली ये बनता है कि वो अपनी कंट्री की एम्बेसी में जाके अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं। कोई उनको मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी कंट्री आपका पासपोर्ट बनाने से इनकार करे और वो अनरीजनेबल तरीके से इनकार किया जा रहा हो और आपके पास कोई उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद हो, सिर्फ तब आप जाके ट्रैवल डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं। बिकॉज ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जनरली होते हैं असाइलम सीकर्स के लिए, जो जिनको रेफ्यूजी स्टेटस मिल जाता है, उनके लिए आमतौर पर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं। ट्रैवल डॉक्यूमेंट की सेकंड जो एक यूटिलिटी बनती है वो ये है कि अगर आपकी अपनी कंट्री की एम्बेसी आपको पासपोर्ट देने से अनरीजनेबली इनकार करती है तो फिर आपके पास और कोई डॉक्यूमेंट नहीं है ट्रैवल करने के लिए। कोई आपके पास ऐसी वो चीज नहीं कि जिससे आप अंदर आ जा सकें, इस कंट्री से अंदर बाहर आ जा सकें, उसके लिए आप ट्रैवल डॉक्यूमेंट अप्लाई कर सकते हैं। बट आपको प्रूव करना पड़ता है कि आपकी कंट्री की एम्बेसी ने आपको अनरीजनेबली रिफ्यूज किया, अदरवाइज वो नहीं मानते उस चीज को। ऑलराइट जी, तो बेहतर यही है कि वो पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवाएं। उस पासपोर्ट के साथ अपना डिस्क्रिशनरी जो लीव का उनका पेपर आया हुआ है वो अटैच करके वो उस पर भी ट्रैवल कर सकते हैं, या दूसरी सूरत में वो जाके प्रीमियम सर्विस में सेम डे सर्विस पे भी ट्रांसफर ऑफ कंडीशंस करवा सकते हैं, वो फॉर्म फिल करके और वहीं पर हो जाएगा। तीसरी सूरत में वो बाय पोस्ट भेज सकते हैं, लेकिन बाय पोस्ट 4-5 महीने का टाइम आराम से लग जाता है। सो अगर वो इंतजार कर सकते हैं तो उस तरह से कर लें, अदरवाइज ज्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं तो सेम डे सर्विस पे कर लें, या अगर कुछ भी नहीं करना चाहते तो पासपोर्ट बनवा के अपना पेपर साथ अटैच करके उस पर भी ट्रैवल कर सकते हैं, उनको कोई मुश्किल नहीं होगी। ऑलराइट जी, अगला सवाल। हेलो जी, हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हाँ जी भाई, मैंने थोड़ा सवाल थोड़ा लंबा है, मैंने आपसे पूछना था कुछ। सवाल छोटा रखिएगा जी, क्योंकि बहुत लंबा होगा तो टाइम वेस्ट होगा। बताइए। बहुत लंबा नहीं, थोड़ा
मैं आपसे पूछना चाहती थी, मैं आई हूँ 2003 में 2 बच्चों के साथ इधर, ठीक, तो मतलब उनके साथ मुझे 8 साल पूरे हो गए हैं। बाद में फिर 2 बच्चे मेरे आए हैं, वो 2 बच्चों को भी इस नवंबर में 7 साल पूरे हो जाने। हमने किया 2009 में ह्यूमन राइट्स पे केस, ठीक, तो वो रिफ्यूज हो गया हुआ है। उसके बाद फिर हमने किया है, मतलब न्यू एप्लीकेशन हमारे लॉयर ने की जी, ये 7 ईयर वाली बेस पे, तो वो भी रिफ्यूज की हुई है। तो दोबारा हमने अपील के लिए लेटर लिखा है, उसका कोई जवाब नहीं आया। फिर मैं एमपी के पास गई अपने वकील के कहने पे, तो एमपी को जवाब आया है कि आप हमें छेड़े नहीं, हम मतलब आपको खुद ही जवाब देंगे, हमें तंग मत करें। ठीक, तो प्लीज मैंने पूछना था कि मुझे इतना टाइम हो गया, तो हमारा अब मतलब क्या जवाब आ सकता है, कोई पॉजिटिव, मतलब परेशान है, इतने साल हो गया इधर बैठे हुए। जी जी जी। ये बच्चों की मेरा उम्र थोड़ा क्या है? सा सबसे बड़े सवाल बच्चे की क्या उम्र है? सबसे बड़े बच्चे की क्या उम्र है जी? सबसे बड़ा बच्चा मेरा, 2 बेटियां बड़ी वाली बाद में आई हैं, उसकी एक की तो 20 हो गई है और एक की 18 है। ओके, और 2 छोटे वाले? छोटे बच्चे हैं, जो छोटे पहले मैं लेके आई थी जी, एक बेबी इधर भी फिर हुआ है, वो 3.5 साल का है। अच्छा, ठीक है, ऑलराइट। और जो जब आप आई थी 2003 में, तो 2 बच्चे आपके साथ थे ना? जी ओके, तो अब आपके माशाल्लाह टोटल 5 है। जी भाईजान। ओके, चलो अब आप गौर से सुनिए जो मैं आपको जवाब दे रहा हूं। प्लीज। जी, देखें, जो मैंने प्रोग्राम के शुरू में जिस तरह जिक्र किया, बच्चों के केसेस से रिलेटेड बहुत अच्छे केसेस मौजूद हैं जिनके ऊपर आप आर्ग्यू कर सकते हैं, स्पेशली जिस जेड एज तंजानिया का मैंने जिक्र किया था, सेक्शन 55 का मैंने जिक्र किया था, और जो एजे आया है उसका हवाला चलेगा, इसमें बीएन का हवाला चलेगा। ये सारे वो केसेस हैं जो कि ये कहते हैं कि जी बच्चों को जब आप देखें, उनके लाइफ जो यहां पे गुजरी, उनका जो टाइम यहां पे गुजरा, उसको देखते हुए आपने फैसला करना है। आपके केस में मैं सिर्फ इतना आपको कहता हूं, काम इंशाल्लाह आपका हो जाएगा, सिर्फ आपको उसमें इंतजार किस चीज का है कि आपको जवाब कब आएगा। काम इसलिए आपका होना चाहिए, 7 साल की पॉलिसी को छोड़ दीजिए, 7 साल की पॉलिसी खत्म हो चुकी, 7 साल की कोई पॉलिसी नहीं है। 7 साल की पॉलिसी हुआ करती थी जो कहती थी कि जी अगर बच्चों ने 7 साल यहां पे गुजार लिए तो उनको यहां पे स्टेटस दे दिया जाएगा। अब वो पॉलिसी खत्म कर ली गई 9 दिसंबर 2008 को, उसके बाद से वो 7 साल की पॉलिसी खत्म है। फिर उसको चैलेंज किया गया कोर्ट्स के अंदर, उसको लेके गए आ गए, और हम सब यही उम्मीद रख के बैठे हुए थे और ये सोच रहे थे कि कोर्ट्स उस चीज को मानेंगे कि जी 7 साल की जो पॉलिसी थी वो चाहे खत्म कर दी गई, लेकिन फिर भी उसकी जो रीजनिंग है वो अभी भी अडॉप्ट करनी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने वो चीज नहीं कही, और कोर्ट ने ये भी कहा कि जी जिन लोगों को 7 साल हो भी गए थे हम उसको भी एक्सेप्ट नहीं करते। हालांकि एक और केस ऐसा मौजूद है जो कहता है कि जी अगर आपके 7 साल ऑलरेडी हो चुके थे लेकिन आपने अप्लाई नहीं किया था तो आप फिर भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो बेसिकली डिफरेंट चीजें मौजूद हैं, लेकिन वो सब कुछ साइड पे छोड़ दें। आप अगर सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 8 के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 55 के ऊपर केस को लेकर चलें। अब जब आपके बच्चे आपके साथ आए 2003 से लेके अभी तक 8 साल हो गए हैं, यानी आपके बच्चे आपके साथ मौजूद थे तो उनकी उम्रें कम से कम भी 8, 9 साल, 10 साल, 11 साल होंगी इस वक्त। सो उन्होंने जो टाइम यहां पे गुजारा है, अब वो बिल्कुल यहां के बच्चों की तरह बोलते होंगे, यहां के बच्चों की तरह उनका उठना बैठना होगा, उनके दोस्त होंगे, उनकी जो फ्रेंडशिप स्कूल के अंदर होंगी, उनके जो बर्थडे पार्टीज होंगी जिसपे वो जाते होंगे, हर चीज उनकी यहां के बच्चों के मुताबिक डेवलप हो चुकी है। ऐसे बच्चों को यहां से निकालना उनके बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है, इसलिए कहा जाता है कि उनको और उनकी फैमिलीज को, जो उनके साथ इमीडिएट फैमिलीज हैं, यहां से नहीं निकाला जाएगा और आपको उसके ऊपर डिस्क्रिशनरी लीव मिलनी चाहिए। अब जो सिर्फ इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि जी फैसला कब होगा और कैसे होगा। आपने एमपी से भी लेटर लिखवा के देखा हो, आपको जवाब आया कि जी खामोशी से बैठो, हम कुछ नहीं करेंगे, अभी हम जब फैसला करेंगे तब करेंगे। अब उसमें आप ये चीज कह सकते हो कि जी मेरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, अब स्कूल ट्रिप्स आते हैं, कोई ऐसी चीजें आती हैं जहां बच्चे जाना चाहते हैं लेकिन बिकॉज ऑफ इमिग्रेशन स्टेटस वो नहीं जा सकते। अब अगर कानून को देखें तो वो सेटल हो चुके हैं, अगर कानून को आप देखें वो उनकी अडेप्टेशन जो जितनी होनी थी वो यहां पे हो चुकी है, इंटीग्रेशन हो चुकी है। सो एक बच्चा जो इंटीग्रेट कर चुका है यूके सोसाइटी के अंदर, उसको एक दिन भी क्यों और रोका जाए, उसको अभी क्यों ना स्टेटस दिया जाए, सिर्फ इसलिए कि होम ऑफिस के पास रश है? नो, आई डोंट एग्री विद दैट, क्योंकि एक बच्चे की ह्यूमन राइट्स होम ऑफिस के रश से ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
सो इसलिए आप उसको आगे चैलेंज करें। इसमें जो दूसरी चीज आप कर सकते हैं मुझे, एक तो आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल आप भेज सकते हैं जो होम ऑफिस को जाएगा, जो होम ऑफिस के जुडिशियल रिव्यू यूनिट को जाएगा, आप उनको वो भेजें, उनसे कहें कि जी ये इतना टाइम आपने लगाया, ये बच्चे हैं, ये कानून कहता है, ये केसेस हैं, ये हमारा एविडेंस है, इसकी बेस पे हम समझते हैं कि इन बच्चों को यहां स्टेटस मिलना चाहिए और इनको स्टेटस अभी दो, और इंतजार कराने की कोई सेंस नहीं बनती। ये बच्चों की लाइफ्स आगे रुकी हुई हैं, कल को उन्होंने कहीं किसी स्कूल ट्रिप पे जाना है, कुछ और करना है, इनकी मेंटल स्टेबिलिटी और मेंटल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है कि इनको स्टेटस दिया जाए यहां पे। सो आप उधर चैलेंज करें उसको। अगर जुडिशियल रिव्यू प्री एक्शन प्रोटोकॉल में वो आपको चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करते तो आप सीधा डायरेक्टली जुडिशियल रिव्यू में हाई कोर्ट जा सकते हैं और जाके अनरीजनेबल डिले के ऊपर आप आर्ग्यू कर सकते हैं, एंड प्लस बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन के ऊपर आप आर्ग्यू कर सकते हैं। आपका बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग केस बन सकता है। जो फैक्ट्स आपने मुझे बताए कि बच्चों को यहां पर रहते हुए 8 साल हो गए हैं, और 8 साल का अरसा काफी अरसा होता है जो छोटे बच्चों के लिए खासतौर पे हो, जो यहां पे अपनी जिंदगी को अडैप्ट करते जा रहे हैं। सो इन सारी चीजों को सामने रखते हुए मेरे मुताबिक आपका काफी स्ट्रॉन्ग केस बनता है जिसमें आपको बहुत अच्छा आर्ग्यू करना चाहिए। आई होप, मैं पूरी उम्मीद रखता हूं कि आपके जो वकील साहब हैं वो प्रॉपरली इसको आर्ग्यू कर रहे हैं, प्रॉपरली इसको फाइट कर रहे हैं। अभी तक जो आपने बताया मुझे सब कुछ ठीक ही लग रहा है कि उन्होंने आपकी एप्लीकेशंस भी डाली, अगर रिफ्यूज होना कोई बुरी बात नहीं होती, होम ऑफिस है, रिफ्यूज करेगा, कोई बात नहीं, लेकिन उसको आगे चैलेंज करना, उसको आगे कुछ ना कुछ अपना पैर, जिसे कहते हैं ना, एक्सेलरेटर के ऊपर से हटाना नहीं है, आपने जोर लगाए रखना है। सो अब अगर एमपी को ये लेटर आया है कि जी चुप करके बैठे रहो, हमें मत छेड़ो, हम खुद ही फैसला करेंगे, नहीं जी, मेरा नहीं ख्याल कि किसी का ऐसा राज होना चाहिए कि आपके बच्चों की जिंदगियों के ऊपर उनका राज हो और उनके कंट्रोल में हो जिंदगियां, कि जी आपके बच्चों को कब स्टेटस दिया जाएगा सिंपली बिकॉज वो लोग बिजी हैं। आई डोंट थिंक सो। आप उसको चैलेंज करें, प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जाइए, होम ऑफिस का जो जुडिशियल रिव्यू है, उम्मीद है आपको वहीं से अच्छा जवाब, मुस्बत जवाब मिलना चाहिए कि वही आपके केस में जल्दी फैसला कर दें और आपको कम से कम डिस्क्रिशनरी लीव फौरन मिल जाए। उम्मीद करता हूं आपको इसमें हेल्प होगी। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बुखार साहब। जनाब। हेलो। जी सुन रहा हूं जी सर, बताइए, मैं सुन रहा हूं। जी बुखार साहब, मैं लंदन से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, मेरे 2 छोटे सवाल हैं। बताइए जी। मुझे 5 साल का रिफ्यूजी स्टेटस मिला हुआ है जी, और वो इस दिसंबर को खत्म हो रहा है। ठीक। और मेरी वाइफ को स्पाउस वीजा मिला हुआ है और उसका अक्टूबर में खत्म हो रहा है, इसी अक्टूबर में। तो मेरे सवाल ये था कि मैं अभी 2 महीने हुए हैं तो हाउसिंग बेनिफिट ले रहा हूँ, तो मैं दोनों का इकट्ठा भेज देता हूँ, तो मुझे आगे क्या मुझे इंडेफिनेट दिया जाएगा या मेरी वाइफ को दोनों को इकट्ठा इंडेफिनेट दिया जाएगा? और मेरी 5 महीने की बच्ची भी है, ठीक, और एक माशाल्लाह ड्यू है। तो प्लीज मुझे ये बताइएगा, और मुझे कौन सी एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिलअप करना पड़ेगा? सर पहले तो मुझे आप 1-2 सवालों के जवाब दे दीजिए। जी। मुझे ये बताइए कि आपने बताया कि आपके पास रेफ्यूजी स्टेटस है जो कि 5 साल कंप्लीट हो रहे हैं दिसंबर में। जी। आपने बताया आपकी वाइफ के पास स्पाउस वीजा है। जी। स्पाउस वीजा 2 साल का वीजा होता है जो कि पर्सन प्रेजेंट एंड सेटल्ड हो इन द यूके, उसकी वाइफ को दिया जाता है। जी। तो आपकी वाइफ को ये कैसे मिला? आप तो सेटल नहीं है अभी। जी, मैंने अप्लाई किया हुआ था पाकिस्तान से। अच्छा। तो उन्होंने इसको स्पाउस वीजा दिया है 27 मंथ का, जैसे। हेलो, ओहो, अनफॉर्चुनेटली आपकी कॉल ड्रॉप हो गई है। चलें, जो इन्फॉर्मेशन आपने मुझे दी है मैं उसी के ऊपर चलता हूं। जो मैं सिर्फ इतना आपको कहूंगा कि जो आपकी एप्लीकेशन है, आपकी अगर लेट्स से, एक मैं एग्जांपल के तौर पे कहता हूं, आपने मुझे डेट एग्जैक्टली नहीं बताई, लेकिन लेट्स से कि 30 दिसंबर को आपका वीजा खत्म हो रहा है, आपका रेफ्यूजी स्टेटस के 5 साल पूरे हो रहे हैं। अब 30 दिसंबर से 28 दिन के अंदर अंदर आपने वो एप्लीकेशन करनी है, ठीक, यानी 30 दिसंबर के जाने से 28 दिन पहले, यानी 2 दिसंबर के बाद आप किसी भी दिन एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेशन करेंगे अक्टूबर की 30 को फॉर एग्जांपल, यानी आपने तकरीबन 1 महीना पहले एप्लीकेशन कर दी, तो आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज हो जाएगी। मत कीजिएगा, एप्लीकेशन आपने करनी है 2 दिसंबर के बाद, अगर आपकी डेट 30 दिसंबर बनती है, ठीक, क्योंकि आपने 28 दिन के अंदर, आपका वीजा एक्सपायर होने से 28 दिन पहले आप अप्लाई कर सकते हैं, उससे ज्यादा पहले नहीं करना। उससे पहले करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज करेंगे। दूसरी चीज, अगर आपने ये 30 दिसंबर गुजार दी और उसके बाद लेट्स से आप जाके कहते हैं ओ जी मैं छुट्टियों पर जा रहा हूं, चलो वापस आऊंगा, आके फिर कर लूंगा,
तो 5 जनवरी को फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी मैं एप्लीकेशन करता हूं। अब जब आप 5 जनवरी को एप्लीकेशन करेंगे तो आपको एक बिल्कुल डिफरेंट चीज का सामना करना पड़ेगा, बिकॉज अब वो कहेंगे कि जी अपना केस पूरा नए सिरे से हमें दोबारा प्रूव करें कि आपको अभी भी मुश्किल है, यानी आपका केस एक्टिव रिव्यू में चला जाएगा। उससे आपने हर हाल में जान बचानी है अपनी, बिकॉज एक्टिव रिव्यू में जाने का मतलब क्या है कि जो 5 साल पहले आपने प्रॉब्लम्स बताई थी, क्या वो प्रॉब्लम्स अभी भी मौजूद हैं? अगर हैं तो उसकी बेस पे आपको दोबारा रेफ्यूजी स्टेटस मिलेगा, इंडेफिनिट लीव नहीं मिलेगी। ओके, सो इस चीज का बड़ा ख्याल रखिएगा। आपने उस सही टाइम के अंदर विद इन दैट टाइम पीरियड अपनी एप्लीकेशन करनी है ताकि आपको कोई इशू ना हो। अगर आप उसी टाइम पीरियड में कर देते हैं, कोई आपने कोई उल्टी सीधी काम नहीं किया, कोई आपने डबल आइडेंटिटी इस्तेमाल नहीं की, उसके बाद दोबारा कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश नहीं की, तो आमतौर पर आप एप्लीकेशन करेंगे और आपको उस पर स्टेटस मिल जाएगा। जो इसमें एप्लीकेशन जाती है वो सेट प्रोटेक्शन रूट कहलाती है। ओके, SET यानी सेटलमेंट प्रोटेक्शन रूट। इसकी कोई होम ऑफिस की फी भी नहीं होती, आप इसको डाउनलोड करें। इसके साथ आपका कोई इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट भी नहीं होता, कुछ नहीं होता, क्योंकि ये रेफ्यूजी स्टेटस की बेस पे है। सो आप इसको डाउनलोड करें, नो होम ऑफिस फी, नथिंग। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करें और उसको भिजवा दीजिए, इंशाल्लाह आपको कोई इसमें मसला नहीं होना चाहिए। जो बात आपने अपनी वाइफ की बताई कि जी उनको स्पाउस वीजा मिला था, अगर मैं सही आपको सुन सका था तो आपने कहा कि जी उनको 27 मंथ का उन्होंने स्पाउस वीजा दिया था, जो कि अक्टूबर में एक्सपायर हो रहा है। सो आई गेस अगर आपके पास वैलिड वीजा हो एज अ पर्सन प्रेजेंट एंड सेटल्ड इन द यूके, ओनली देन आपको वो चीज मिलनी चाहिए। सो आई डोंट रियली क्वाइट अंडरस्टैंड, मैं ज्यादा उसको समझना चाहता हूं, फिर आपको उस पर बेहतर जवाब देना चाहता हूं। लेकिन अगर आप कहते हैं, अगर आप इंसिस्ट करते हैं कि उनको फिर भी स्पाउस वीजा 2 साल का दिया गया था, उसकी बेस पे जब तक आपके पास इंडेफिनिट नहीं होती, आप उनको इंडेफिनिट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आई डोंट सी हाउ यू कैन डू दैट। लेकिन फिर भी आप अगर चाहें मुझसे मिल लीजिएगा, मैं आपको देख के बता दूंगा, मे बी मैं आपको ज्यादा बेहतर कोई इंफॉर्मेशन उस पर दे सकूंगा। अभी जो आप मुझे चीज बता रहे हैं वो मेरे लिए सही बैठ नहीं रही, क्योंकि जब आपके पास रेफ्यूजी स्टेटस है तो आप इंडेफिनिट लीव होल्डर नहीं, आप ब्रिटिश नेशनल नहीं है, तो आप इमिग्रेशन रूल्स के मुताबिक अभी प्रेजेंट एंड सेटल्ड नहीं है यूके में। सो अगर ऐसी सिचुएशन है तो उस पर स्पाउस वीजा मिलना मुश्किल होता है। मे बी मैं कोई चीज मिस कर रहा हूं, मुझे बताइएगा, दिखाइएगा, उस पर बात करेंगे। ओके नाज़रीन, अब मुझे बताया जा रहा है आज के प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। जिन लोगों से बात होगी उम्मीद है आपको अच्छी तरह जवाब मिल गया होगा। हमेशा की तरह आपका बहुत शुक्रगुजार हूं, आपके बहुत अच्छे अल्फाज सुनने को मिलते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं, और मेरी हमेशा की तरह कोशिश यही होती है कि मैं इतने डिटेल में जवाब दे दूं कि जिन लोगों से बात हो रही हो उनको तो अच्छी तरह समझ आ जाए, या जितने लोग नहीं भी बात कर सके उनके भी सवालों के जवाब कहीं ना कहीं से निकल आए। हमेशा की तरह मुझसे राब्ता करना हो तो आप बुखारी चेंबर्स को ढूंढ सकते हैं, मुझे आप ढूंढ सकते हैं, लॉ सोसाइटी से ढूंढ सकते हैं, जिस तरह से भी आप चाहें। मैं हमेशा आपकी खिदमत में हाजिर हूं। कोई चीज हो जिसमें मैं हेल्प कर सकता हूं, ऑफ कोर्स अगले हफ्ते इसी वक्त इसी जगह दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।